तो पहला क्वेश्चन आपके सभी के स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, व्हेन द प्रपोजल टू रिमूव द स्पीकर इन द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, कंसिडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस वन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो वी वांट करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस वन। So the point is, when the proposal to remove the speaker in the Lok Sabha is under consideration, which of the following statement is true regarding this one? ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। So which of the following is the correct option in this one? So just try to choose the correct answer. हाँ, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला है, वो मैं आपका करा दूंगा। नोबेल प्राइज मेरे को आपको कराना है अभी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मैं नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल। हाँ, ठीक है, कौन से थे वो हम देख लेंगे, है ना? चलिए, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, एक छोटा-सा शॉर्ट सेशन हम नोबेल का और करेंगे, जिसमें इस बार वाले ही केवल बात करेंगे। पिछली बार तो हमने बहुत डिटेल में नोबेल प्राइजेज़ को देखा था। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन हमारे पास है, जब लोकसभा में स्पीकर को प्रस्ताव विचाराधीन है, उसको हटाने के लिए जो है उसको हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पढ़ते हैं। स्पीकर सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता। जब उसके खिलाफ हम उसको हटाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, जब उसको हटाने के लिए प्रस्ताव जो है पास कर रहे हो, तो वो अध्यक्षता जो है वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, वो अध्यक्षता जो है बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है? सो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट वन, ठीक है? वो अध्यक्षता नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। जब उसी को हटाने के लिए प्रस्ताव अब विचाराधीन है, तो यार वो अध्यक्षता कहाँ से करेगा संसद? तो ये स्टेटमेंट नहीं कर सकता लिखा है, इससे पूरा सही है। अगला, वह कार्यवाही में बोल सकता है। हाँ, वो अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स है, अरे भाई जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो तो एक एमपी होता है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो बिल्कुल अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, तो कार्रवाई में तो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी लोकसभा की सदस्यता थोड़ी खत्म हुई है, मतलब वो तो आप उसको जो है स्पीकर के पोस्ट से हटाने के लिए उसको आप प्रस्ताव लाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वह किसी मामले पर वोट नहीं दे सकता। वह किसी भी मामले पर वोट नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वोट नहीं दे सकता किसी भी मामले में। ये केवल किस मामले में वोट नहीं दे पाएगा? इसके खिलाफ जो हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, इसको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, उस लोकसभा के जो प्रस्ताव में जिसमें इसको इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें ये वोट नहीं दे पाएगा। लेकिन बाकी मामले में तो ये लोकसभा का यार मेंबर तो है ही, तो ये बाकी मामलों में वोट दे सकता है। तो ये किसी भी मामले में वोट नहीं दे सकता। ही कैन नॉट वोट इन एनी मैटर्स। दैट्स स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर ये लिखा होता ये केवल अपने जो है हटाने के जो प्रस्ताव, इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है ना, इसके रिमूवल का जो प्रपोजल है, उस पर केवल वोटिंग नहीं करेगा, बाकी सब पर वोटिंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस वन। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया है, ठीक है? बिल्कुल, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी पेपर में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। आपके एग्जाम में यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है फिलहाल गलत नहीं होंगे, है ना? पॉलिटी के इस तरह से हम अच्छे से क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। थिंक ज़्यादा ज़ूम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपको विजिबल है। ठीक है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, है ना? क्वेश्चन को पढ़िए जरूर। मैं बार-बार इस बात को सेशन में रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़िए जरूर। डोंट वेट फॉर कि मैं आंसर दूंगा और फिर आप जो है उस आंसर को टिक कर लोगे, हाँ ये आंसर सही है। और इसीलिए जो मैंने जो है पीडीएफ्स आपको जो प्रोवाइड किए हैं, मैंने जो आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं, पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूँ, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, तो जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन पीडीएफ्स में मैंने आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। उन पीडीएफ्स में मैंने आपको बिल्कुल भी आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। और मेरा मोटिव यही है कि वहाँ पर मैंने आंसर आपको इसलिए नहीं दिए ताकि आप सेशन को जो है एक बार विजिट करें, और क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़ चुके हैं क्लास में, फिर उसको जो है दोबारा खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। गलत हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन को फिर से रिफर करिए, आपके पास वीडियोस तो अवेलेबल है ही, ठीक है? सो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी तक आंसर नहीं है, फटाफट आंसर तो करिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज which of the following chief minister of a state is not eligible to vote in the presidential election
इनमें से कौन सा एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टेट मिनिस्टर है दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन? ठीक है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चुनाव के मतदान में योग्य नहीं है ना? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन? ठीक है, चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं यहाँ पर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। चलिए पहला देखते हैं, वह एक खुद उम्मीदवार है, वो खुद एक उम्मीदवार है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर अ सीएम यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट वन, कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शन तो ओके है, ठीक है। योग्य नहीं है यदि, अगला, वह राज्य विधायिका के निचले सदन में अपने बहुमत को अभी तक साबित नहीं कर पाया है, इससे कोई मतलब नहीं, निचले सदन की बात हो रही, इज नॉट एन इशू। वह राज्य विधायिका के ऊपरी सदन का सदस्य है। अरे यार ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सो दिस वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर जो है ये जो है, अगर आप ऊपरी सदन से है, अपर हाउस से, अपर हाउस का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल से, है ना? आप स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस से हैं। अपर हाउस का मतलब क्या हो गया भाई? स्टेट के अंदर अपर हाउस क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है भाई विधान परिषद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विधान परिषद। इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद। दैट मींस, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप पर्टिकुलर जो है विधान परिषद के सदस्यों की बात करें, तो एमएलसी जो होते हैं, जिनको विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं एमएलसी होते हैं, इनको हम एमएलसी कहते हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में 6 राज्य और अभी वर्तमान समय देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा जहां जहां पर विधान परिषद की आपको व्यवस्था, आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सो ओनली इन 6 स्टेट वी आर हैविंग विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सभी राज्यों के अंदर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल वोट नहीं डालते। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। और कुछ लोग बिल्कुल डी बता रहे हैं। डी क्या है? वह एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री। कोई दिक्कत नहीं यार, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है तो मतलब एमएलए तो होगा ना, कम से कम वोट डालेगा। ठीक है, तो ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। कौन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, कौन योग्य नहीं है, कौन भी बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा? दैट मींस राज्य विधायिका के ऊपरी सदन, जो अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट एट एनी कॉस्ट। वो बिल्कुल भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएं तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाए। तो मेरे को बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सभी को? फटाफट कमेंट करिए, हाँ सर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सभी को? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, है ना? बिल्कुल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं डालते हैं। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी तरह से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिलोंग करता है, मतलब विधान परिषद से बिलोंग करता है, देन उस केस में वो वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर है। अगला जो है, अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 51A, या फिर अगर मैं बात करूं पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर वी आर हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे पास कुछ मौलिक कर्तव्यों का डिस्कशन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। सवाल यहाँ पर यह है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, इसका मतलब जो है, अगर जो है पेपर में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपसे थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देके पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शंस नहीं है या कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है या कौन सा ऑप्शन है। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन अवर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रिपरेशन है आपको आने वाले जो है एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवेज वगैरह हो गया, एनटीपीसी वगैरह हो गया, सभी तरह के पेपर्स में काम आएगी। तो इसको अच्छे से एक बार बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ लीजिए। छह छह राज्यों में, नहीं नहीं, बंगाल में, बंगाल से जो है, देखिए बंगाल से प्रस्ताव पास करके, बंगाल की विधानसभा से प्रस्ताव पास करके, वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल से प्रस्ताव पास करके भेजा गया है, बट अभी फिलहाल वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी बंगाल में लागू नहीं, बंगाल से प्रस्ताव पारित होकर संसद के पास गया था, बट दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अभी बंगाल में नहीं, बंगाल में नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दीदी जी जो है उन्होंने भैया जी के पास प्रस्ताव पारित करके भेजा था। तो बंगाल की विधानसभा से प्रस्ताव पारित होके गया था, बट वो वहां पर जो है संसद के अंदर पास नहीं हुआ, तो बंगाल के अंदर आपको विधान परिषद नहीं देखने को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। सो यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। तेलंगाना मिला के 6 राज्य ऐसे हैं
जिनके पास अपनी विधान विधान परिषद की व्यवस्था, विधान परिषद का अरेंजमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला है भारतीय भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संविधान के भाग 4A में आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज मौलिक कर्तव्य वो देश के नागरिकों को लिए दिए गए हैं, है ना। और इस चीज को जोड़ा गया हम लोगों के देश में 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की अगर मैं बात करूं तो 1976 के तहत जो है इसको जो है जोड़ा गया। ठीक है, 1976 के तहत जो है इसको हम लोगों ने जोड़ा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे देश में पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया। ओरिजिनली संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे और इसके तहत जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में जोड़ दिया गया। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर एक फंडामेंटल ड्यूटीज और जोड़ी गई और उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जो है यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे को 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड के जो उसके माता पिता हैं, उसके जो मदर फादर हैं, जो बच्चा है छोटा, उसके जो संरक्षक है पेरेंट्स हैं, उसकी एजुकेशन और उसका जो है शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखेंगे। तो 6 से 14 साल के बच्चे की बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके पेरेंट्स या उसके जो गार्जियंस हैं, उसके जो संरक्षक हैं, उनका ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। तो ये आपको कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान समय में देखने को मिलती है। और दीज फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो है ये जो है नागरिकों के लिए है। ये जो हम देश में जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों का कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने इसको रशिया रूस के संविधान से लिया हुआ है। सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो इसको हमने सबसे पहले देखा था जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ द मिक्स कल्चर। बिल्कुल हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको जो है बिल्कुल जो है संजो के रखना, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, है ना। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो पार्टिसिपेशन किया था, है ना, उनके जो आदर्श वाक्यों या फिर उनके जो आंदोलन को, उनको जो है सम्मान में, उनको ध्यान में रखते उनको याद करना, है ना। देश के संस्थानों का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय संस्थानों का, संसद वगैरह का, कोर्ट वगैरह का सम्मान करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और की भावना रखना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, नहीं ये नहीं है। भाईचारा बनाए रखने की बात कही गई है, ब्रदरहुड्स की बात की गई है, लेकिन सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताई गई फिलहाल। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना करना, बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच रखना, चाहती देश की कंट्री की पार्टिसिपेशन में आप बिल्कुल जो है पार्टिसिपेट कर सके, देश में आगे बढ़ सके। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यपालों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करना, स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस इन द एरियाज ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव, बिल्कुल सभी को साथ में ले चल के आगे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। इसको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया होना चाहिए। व्हेन यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आपको बिल्कुल आंसर जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जस्ट वन मिनट। हाँ, राष्ट्रपति की सैलरी भाई 5 लाख रुपए होती है। 5 लाख रुपीज इज द प्रेसिडेंट सैलरी। 5 लाख रुपए आपको राष्ट्रपति साहब को तनख्वाह देखने को मिलती है। 5 लाख रुपीज इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगले चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन इज, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स के जो है इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की जो है सैलरी से जो है सैलरी मैं कह रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं
एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्यवाही संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। उपराष्ट्रपति को पुनः विचार के संबंध में भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। कोई विशेष प्रावधान नहीं, कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो कार्रवाई संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है, अगर आपको याद हो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, देखिए मैं चलिए थोड़ा सा प्रोसेस इसका बता देता हूं ताकि आपके एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप दोबारा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कभी भी इनकरेक्ट नहीं करेंगे, कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जो है कुछ पॉइंट्स जो है बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार आपको उपराष्ट्रपति का हटना समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको राष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में बता देता हूँ, प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में बता देता हूँ, तो आपको बाकी कंटेक्स्ट भी आराम से याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट आप समझ लीजिए, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, वो आप एक बार थोड़ा इन शॉर्ट समझ लीजिए। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप आराम से जो है बाकी का भी, उपराष्ट्रपति का भी आपको ध्यान रखेगा। देखिए, हमारे पास फ्रेंड्स हमें पार्लियामेंट देखने को मिलती है, वी आर हैविंग पार्लियामेंट, या हमारे पास संसद हमें देखने को मिलती है, सो वी आर हैविंग पार्लियामेंट। हमें जो है पार्लियामेंट, हमें संसद जो है देखने को मिलती है। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के आपके दो कमरे हो गए, एक कमरा हो गया आपका लोकसभा हो गया, एक कमरा हो गया आपका राज्यसभा हो गया। मेंबर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ आपको 543 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको 245 मेंबर्स जो है देखने को मिलते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम एमपी कहते हैं, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, है ना, इनको हम सांसद या इनको एमपी हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सुनिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 के अंदर उस चीज का प्रोविजन है। और हमने जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो अमेरिकी संविधान से हमने लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए वो आप किसी भी पर्टिकुलर हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मींस रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप संसद के किसी भी सदन से जो है प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रक्रिया स्टार्ट करें लोकसभा से या फिर चाहे स्टार्ट करें राज्यसभा से, यहाँ कोई भी टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर जाए, संविधान का अतिक्रमण कर ले, या फिर जो है किसी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस में आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तो ऑन दीज ग्राउंड्स वी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, है ना। इन ग्राउंड्स पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया या प्रस्ताव को लाकर उसको हटा सकते हैं। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। तो आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। और लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल वोट फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, ये ऑल मेंबर्स, ये सभी के सभी मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना, पहले आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तरीका क्या है, स्टार्ट करने का तरीका क्या है, आप जो है जिस सदन से प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं वहां से 1/4 या फिर 25% मतों से, 25% वोटों से वहां पर प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, जिस सदन से आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द लोकसभा, हम लोकसभा हाउस से स्टार्ट करना चाहते हैं, लोकसभा से प्रस्ताव को शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोकसभा के अंदर जो है 1/4 या 25% वोटों से, जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 543 का 25% मतों से यहाँ पर पास करा लीजिए, तो आपका जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, शुरू होगा। अभी प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है। अब शुरू होने के बाद आपको करना क्या है, जिस हाउस से आप प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, जिस सदन से आप प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, फिर उसी सदन में आपको विशेष बहुमत से, फिर उसी हाउस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी से, उसी हाउस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी से, उसी हाउस में आपको विशेष बहुमत से जो है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाकर इसको हटाना पड़ेगा, विशेष बहुमत से इसको लाकर प्रस्ताव हटाना पड़ेगा।
विशेष बहुमत का मतलब हो गया फ्रेंड्स 2/3 मेजोरिटी या फिर 66.66% वोटों से वोटिंग करानी पड़ेगी उसी हाउस में फिर से, और इतने अगर वोट से प्रस्ताव पास हो गया तो एक सदन का काम हो गया। ठीक है, फिर से सुनिएगा, पहला स्टेप क्या होगा, प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। दूसरा स्टेप, उसी सदन में स्पेशल मेजोरिटी से फिर से आप बहुमत जो है बिल को पास कराएंगे। अगर ये काम इतना हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है। ये काम होने के बाद जो है प्रेसिडेंट को 14 डेज का, राष्ट्रपति को 14 दिनों का 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास अपने जो है अपने फेवर में, अपने पक्ष में कुछ सफाई पेश करने के लिए, है ना, उसको क्लेरिफिकेशन देने के लिए उसको समय मिलता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो क्लेरिफिकेशन, जो सफाई है अपनी, वो नेक्स्ट हाउस में ही केवल दे सकता है, अगले सदन में ही दे सकता है, उस हाउस में नहीं देगा जिस हाउस में प्रस्ताव पास हो गया है। दैट मींस इन दिस पर्टिकुलर हाउस वी हैव पास्ड द रेजोल्यूशन, सो वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस द रेजोल्यूशन, वी कैन नॉट गिव द क्लैरिफिकेशन इन दिस हाउस। इस सदन में हम बिल्कुल भी कोई भी सफाई नहीं दे सकते, हम नेक्स्ट हाउस में सफाई देंगे, और उसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस भेजा गया है। इन 14 डेज प्रेसिडेंट कैन गिव द क्लैरिफिकेशन। अब राष्ट्रपति सफाई खुद भी दे सकता है या अपने द्वारा किसी अपॉइंटेड, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। या तो राष्ट्रपति खुद गवाही सफाई दे दे कि भाई मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तुम लोग गलत तरीके से हटा रहे हो, या फिर कोई राष्ट्रपति का कोई रिप्रेजेंटेटिव, राष्ट्रपति किसी बंदे को भेज सकता है अगले सदन में सफाई पेश करने के लिए। जब ये सब कुछ 14 दिनों का समय बीत जाता है, फिर नेक्स्ट हाउस में फिर से प्रोसेस होता है, फिर से वोटिंग की प्रक्रिया पास कराई जाती है, और अगर फिर से अगले सदन में जब वोटिंग होगी, अब अगले सदन में फिर से 1/4% नहीं चाहिए, 1/4 मतलब 25% नहीं चाहिए, नेक्स्ट सदन में स्पेशल मेजोरिटी फिर से पास कराना है बिल को। अगर विशेष बहुमत से अगले सदन में भी प्रस्ताव पास हो गया, अगर ये प्रस्ताव पास हो गया, तो प्रेसिडेंट, चूंकि दोनों हाउसेस से प्रस्ताव पास हो चुका है, दोनों हाउसेस से इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति अपने पद से छोड़ देगा, अपने पद को रिजाइन कर देगा अगर पास हो गया। अगर सपोज इस हाउस में नहीं पास हुआ, तो प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर आराम से बना रहेगा, ससम्मान, विथ ऑनर, विथ रिस्पेक्ट, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राष्ट्रपति बना रहेगा। दैट मींस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इंपीचमेंट प्रोसेस है विल हैव टू इंट्रोड्यूस इनटू द बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में हमें इस चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम उसको हटा सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इंपीचमेंट का प्रोविजन जो है दिया गया है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से जैसे हम राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, ये मैंने आपको राष्ट्रपति का, ये मैंने आपको प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस बताया, ये किसका मैंने प्रक्रिया बताया, ये प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट को कैसे आप हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने देखी। अब ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति जैसे ही कई और सारे लोग जो है संविधान, मतलब हमारे देश के अंदर हटाए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमें रिमूव करना है, हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, या हमें इलेक्शन कमीशन के हेड को मेंबर को रिमूव करना है, तो इन सब के खिलाफ जो है हम लोग जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसी ही प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस कहते हैं, उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। आज तक कोई भी राष्ट्रपति जो है महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हटा इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ऐसे ही हम बाकी लोगों को भी हटाएंगे, लेकिन उनके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस वर्ड का नहीं यूज किया जाएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनके लिए हम शब्द यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, संसदीय प्रणाली से हटाया जाता है। दैट मींस वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होगा वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस होगा, संसदीय प्रणाली के तहत होगा, काम कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा। देखिए, अगर अपने को वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, अगर अपने को वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ चेंजमेंट कर रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए, है ना, ताकि मेरे को पूरा ग्राफ जो है, पूरा ये डायग्राम चेंज ना करना पड़े। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने मान लेते हैं, ये इसको मैंने मान लिया राज्यसभा, इसको मैंने मान लिया लोकसभा, और राज्यसभा में हमारे पास 245 सीट्स हो गई, और यहाँ हमारे पास हो गई 545 सीट्स, 543 सीट्स करंटली। ठीक है, एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल ओनली एंड ओनली स्टार्ट की जा सकती है राज्यसभा से, राज्यसभा से ही शुरू की जाएगी। देखिए, प्रेसिडेंट में ऑप्शन था कहीं से भी शुरू कर लीजिए, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, उपराष्ट्रपति के केस में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो केवल और केवल शुरू किया जा सकता है राज्यसभा से। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप प्रक्रिया को प्रारंभ करिए राज्यसभा में, 1/4 मतों से 25% वोटों से हटाइए उसको, पहले ये पास कराइए, फिर स्पेशल मेजोरिटी पास कराइए,
और फिर उसको 14 दिनों का नोटिस भेजिए, फिर अगले सदन में अपनी सफाई वगैरह चाहे तो पेश कर सकता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर स्पेशल मेजोरिटीज पास करिए और उसको हटा दीजिए। आज तक कोई वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हटा है। शेड्यूल 9 एक लंबा डिस्कशन है, शेड्यूल 9 है, एक लंबा डिस्कशन है, किसी दिन शेड्यूल 9 का डिस्कशन कर लेंगे, है ना। अनुसूची 9 एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही स्पेशल एरिया है हमारे पास, ठीक है, तो उसका कभी किसी दिन डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर है, तो हम लोग कम बैक करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हाँ, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये था, है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब इसका आंसर तो बिल्कुल दे सकते हैं आप सभी लोग। हाँ, बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्यों राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ना? वो वहाँ पर चेयरमैन की तरह काम करता है, इसीलिए हम उसको हटाने की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, बिल्कुल गलत है। किसी भी सदन में नहीं, केवल और केवल राज्यसभा से स्टार्ट होगी, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट के पुनः चुनाव के संबंध में भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के री इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है। सो वी वांट करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस वन, सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस वन। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बिल्कुल आप सभी को समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, ये सब बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है इनमें। बस आपके दिमाग में बिल्कुल आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। दिस ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। 543 है, 543 है ना। एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म हो गया है। पहले लोकसभा में 545 सदस्य आपको देखने को मिलते थे, अब चूंकि एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म हो गया है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 31 के तहत जो है प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस का अपॉइंटमेंट करते थे लोकसभा के अंदर। अब एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मिस्टर गुरु इज सेइंग सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है इनमें से कौन सा समूह है जो उपराष्ट्रपति, देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इज नॉट सो इजी। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं है, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इसको गलत कर देंगे। चलिए मैं आपको इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट डालता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट डालता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालता। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं डालेगा, ये नहीं पूछा है। इसमें ये पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक ऐसा बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालता है। तो हमें पता है फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के ऑल मेंबर्स जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग डालने का काम करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं। तो इनमें अगर हम ऑप्शंस देखने की कोशिश करें, यहां पर इन दो ऑप्शन में, तीसरे चौथे ऑप्शन में जिक्र है एमएलए का। एमएलए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते नहीं, तो तीसरा चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब में से बहुत सारे लोग तीसरा चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं अभी मैं उसका रीजन बताता हूं। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के
सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड या पहले एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे वो, या फिर बाकी सारे सदस्य, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते हैं चुनाव भाग, केवल इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वो तो राष्ट्रपति के भी चुनाव में वोट डालते हैं, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में वोट डालते हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन लोकसभा के नामांकित सदस्य, लोकसभा के नामांकित सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होगा। क्यों? लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये स्टेटमेंट ओके हो गया हमारा, और राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो ये ऑप्शन केवल और केवल करेक्ट होगा। ये तो दोनों में वोट लेते हैं, तो ये भी आंसर इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज ओनली करेक्ट आंसर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है अगर आपने अच्छे से जो है क्वेश्चन को पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज पहली नजर में देखें कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेता, तो सीधे आप ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, सो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बी नहीं, 2 एंड 4 नहीं, केवल सेकंड वन। एमएलए जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। बी नहीं होगा भाई। कौन कह रहा प्रिंस? बी नहीं होगा प्रिंस। क्यों? क्योंकि एमएलए जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। इसमें पूछा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करे और राष्ट्रपति में ना डाले चुनाव में वोट। हाँ, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा चलिए मैं यहाँ आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी ना करें। ठीक है, यहाँ पर आप कोई गड़बड़ी ना करें। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ इलेक्शन का। ठीक है, हम इलेक्शन पूरा नहीं देखेंगे, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इलेक्शन में क्यों, कौन किस में वोट में पार्टिसिपेशन करता है, कौन नहीं करता है। दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू क्लियर विथ यू। ठीक है, चलिए देखिएगा। आप राष्ट्रपति का सवाल लीजिए, बाकी आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखें तो हमारे पास जो पार्लियामेंट है, हमारे पास जो संसद है, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में हमें जो है यहाँ पर हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों देखने को मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे एमपी, दोनों के मेंबर्स को हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें टोटल अभी आपको 543 सदस्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 543 है, और यहाँ पर आपको 245 देखने को मिलेगा। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर 545 ही लिख देता हूँ, ताकि आपको एंग्लो इंडियंस वाले के साथ में समझा सकूँ आपको। तो चलिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 545 ले लेता हूँ। ठीक है, एंग्लो इंडियंस वाला प्रोविजन लेके चलता हूँ। अब ये जो 545 सदस्य होते हैं, इनमें जो है दो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, दो होते हैं मनोनीत सदस्य, उनको कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, है ना। एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन है, पहले हुआ करता था, लेकिन पहले वाले कंसेप्ट को लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपको 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिनको राष्ट्रपति जो है अपने पसंद से मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ये देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही वोट डालेगा जो इलेक्टोरल कॉलेज में होगा, जो निर्वाचक मंडल के अंदर हिस्सा होगा। तो चुनाव आयोग किसको किसको निर्वाचक मंडल में शामिल करता देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये बिल्कुल भी वोट नहीं डालते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग वोट डालेंगे क्योंकि इनको राष्ट्रपति की इच्छा पर ही, राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करता है, तो थोड़ा भेदभाव वगैरह हो सकता है, तो ऐसा ना हो, तो इस केस में इनको हम बिल्कुल वोट नहीं डालने देते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन वोट डालने को मिला, एक साइड में लिखते चलते हैं। तो पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालना अगर हम बात करें तो ऑल इलेक्टेड, ऑल इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, जिनका निर्वाचन हुआ है, निर्वाचित, ऑल इलेक्टेड एमपीज, ऑल इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है सभी के सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो पहले तो ये लोग हो गए, पहले तो ये लोग हो गए जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। चलिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों से भी जो है, राज्यों का भी पार्टिसिपेशन होता है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा, चलिए इसको हम कहते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर।
इसमें अंदर आपको देखने को मिलता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसके अंदर जो सदस्य होते हैं इसको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्हीं को आप विधायक कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के जो है आपके जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो ये होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद का अरेंजमेंट नहीं है। तो विधान परिषद के सदस्य जो है, विधान परिषद के मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भी वोट नहीं डालते हैं। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास ये प्रोविजन है, तो ये बिल्कुल वोट नहीं डालते राष्ट्रपति के चुनाव में। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, ऑल एमएलए, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही केवल जो है वोट डालेंगे। ठीक है। तो दूसरा अगर बात करें, ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों की ऑल स्टेट्स विधानसभा, विधानसभा के जो है एमएलए जो हैं, कौन से एमएलए, इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब जो निर्वाचित है, जो चुनकर आए, नॉमिनेटेड नहीं, कौन कौन से, निर्वाचित, निर्वाचित मेंबर्स हिस्सा लेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है। चलिए, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो ये सारे के सारे हो गए। ठीक है। अब यहां पर एक और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें विधानसभा का अरेंजमेंट है। एक तो दिल्ली एनसीआर हो गया, मतलब एनसीआर दिल्ली का रीजन हो गया, दिल्ली का रीजन हो गया, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इन तीनों में भी विधानसभा का प्रोविजन है। तो इन तीनों यूनियन टेरिटरीज की विधानसभा के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, ठीक है, तो कहां कहां की, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो इलेक्टेड एमएलए होंगे, इलेक्टेड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, एमएलए होंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो दैट मीन्स, कहने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ लोगों को मेंबर्स में कंफ्यूजन है, मैं मेंबर्स में कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीट है, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है, अब आपको केवल 550 देखने को मिलेगी। पहले हुआ करती थी 552। एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन 2020 में खत्म कर दिया गया है, तो एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन खत्म हो गया, इसलिए लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें 550 होनी चाहिए, जिनमें से अभी 545 543 सीटों पर आपको एमपी जो है देखने को मिलेंगे। बाकी हम लोग जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर एरिया है उसके लिए हमने छोड़ रखा है, कुछ दिन में इलेक्शन से पहले तो हम बिल्कुल जरूर मिला लेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है उसको इंडिया के अंदर। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या आपको 250 देखने को मिलती है, जिसमें अभी हमारे पास एमपी जो अवेलेबल है वो 245 सीटों पर एमपी अवेलेबल है। ठीक है। तो मैक्सिमम और प्रेजेंट में अंतर याद रखिएगा, मैक्सिमम कितनी है, 250 सीटें। आई थिंक अधीश्वर, आपको ये डाउट क्लियर है? ठीक है। लोकसभा में मैक्सिमम 550, 543, और ये राज्यसभा में 250। ठीक है। चलिए, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो भाई बिल्कुल आसान है, राज्यों से कोई मतलब ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, बिल्कुल सारे के सारे मेंबर्स वोट डालेंगे। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसके सारे मेंबर्स वोट डालेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा, विधान परिषद का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। तो ये सभी के सदस्य, सभी सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब वो बिल्कुल आंसर हमें मिल गया, यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड हमने लिखा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए। रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए।
बिल्कुल मिलाना चाहिए। अपनी चीज को लेने में क्या दिक्कत है? अपनी चीज तो बिल्कुल लेने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल विल टेक इट। अपना ही सामान लेने में क्या दिक्कत है? क्या पड़ोसी के पास रखा छीन के ले आएंगे? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट निम्नलिखित में से किस चुनाव में भाग लेता है? वाइस प्रेसिडेंट इनमें से किसके चुनाव में भाग लेता है? फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आसान नहीं है एक भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। बिल्कुल, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ रखे हैं तो फिर आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अगर लिखा है उपराष्ट्रपति किसके चुनाव में भाग लेता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए। उपराष्ट्रपति मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रपति कहां से चुन के आता है? उपराष्ट्रपति के बारे में सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि सभी के आंसर इनकरेक्ट आ रहे हैं। सभी के आंसर इनकरेक्ट आ रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल गलत आ रहे हैं। तुम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति को वोट डलवा दे रहे हो। यार ऐसे कैसे कर रहे हो? ऐसे मतलब ऐसे कैसे होगा? उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट डालेगा? उपराष्ट्रपति कोई एमपी होता है क्या? उपराष्ट्रपति कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा। यार ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन अभी गलत कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? अभी मैंने तुम लोगों को बताया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का भी हमने इलेक्शन देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के एमपी जो है वोट डालते हैं। लोकसभा राज्यसभा के एमपी वोट डालते हैं। तो आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति कोई एमपी होता है क्या? उपराष्ट्रपति एमपी नहीं होता है भाई। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक अलग डेजिग्नेशन है। वो राज्यसभा का सभापति होते हुए भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। वो क्या है? वो वाइस प्रेसिडेंट है। वो बिल्कुल भी वोट नहीं डालेगा, बिल्कुल भी वोट नहीं डालेगा। ठीक है, और फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, फिर अब कहते हो यार सर पेपर में करके तो बहुत अच्छा आए थे, पेपर में करके तो बहुत अच्छा आए थे, लेकिन सर क्या बताएं नंबर नहीं मिल रहा सर, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ सर। कहाँ से जो है क्वेश्चन गलत करके होगा? कैसे होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का अध्यक्ष, वो तो खुद ही राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, अपने चुनाव में खुद वोट डालेगा, बिल्कुल गलत। राज्यसभा के उपाध्यक्ष में बिल्कुल मेंबर ही नहीं है संसद का, तो कहां से वोट डालेगा? राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है, सो वोट डालने का तो कंसेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। तो चलिए, शुरुआत में सारे के सभी ने ए बताया था, एक तरफ से, वो भी मतलब एक दो ने कहा होता तो समझ में आया। मिस्टर गुरु, मनदीप, ज्योति, प्रवीण, अजय, प्रिंस, शिव। शिव ने तो चलो डी बताया था, बाकी सबका एक तरफ से ए था। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सा आसान जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, रीड करिए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट नहीं ध्यान रखेंगे, अगर आपको इनके कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, भले हम सेशन में अपने 10 से 15 क्वेश्चन ही करते हैं विद इन 1 आवर, लेकिन वो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के हर एक सेक्शन धीरे धीरे आपको कवर अप होते जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि ऐसे मेरे पास 500 क्वेश्चन है, ऐसे मेरे पास 500 प्लस क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है ना, पॉलिटी के ऑलमोस्ट हम लोग हर तरह के क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें पहले इलेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रपति की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती है, राष्ट्रपति की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती है। ठीक है, पहले किसका इलेक्शन होगा ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जिसकी पोस्ट खाली होगी उसका इलेक्शन होगा। हाँ, क्वेश्चन गजब के हैं। बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, गलती कर रहे हैं सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संचालित की जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ जो है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा संचालित की जाती है। चलिए दैट्स ओके। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष होने के कारण अपना इस्तीफा, चलिए पहला तो स्टेटमेंट हमें क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए ना, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो पहला तो सही है कि वाइस प्रेसिडेंट के ओथ का जो अरेंजमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ जो है दिला देते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष
होने के कारण अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपना पड़ता, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, ये राष्ट्रपति से ओथ भी लेता है और राष्ट्रपति को रिजाइन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द ओनली करेक्ट वन। सो हमें सही कथन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोग इसमें सी बता रहे हैं, भाई सी कहां से तुम लोगों का आंसर? उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है भाई, वो राज्यसभा का अध्यक्ष बाद में है, पहले वो उपराष्ट्रपति है। हाँ, ए आएगा आंसर, ए आएगा, बिल्कुल। सोचिए, हमको लगता है कि हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आता है, लेकिन जब वो आता हमें, जब वो क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, तो ये ना हो। बिल्कुल, अगर आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, ये जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग 5, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे आते हैं और यहीं से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अनुच्छेद अगर आपने 52 से लेकर के 151 तक, दैट इज पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनियन संघ वाला भाग अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो पेपर में कैसे भी क्वेश्चंस आप अच्छे लेवल के कर पाएंगे। ठीक है, तो इस भाग को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हुआ है कोई इशू नहीं है, आगे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आप कहोगे सर आज तो हम लोग लग रहा है राष्ट्रपति पे ही फंसे हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति पे फंसे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले आप पढ़िए। नहीं नहीं अधीश्वर कह रहे हो सर ऐसे क्वेश्चंस करवा के कॉन्फिडेंस लो लो कर दिया। अरे कॉन्फिडेंस लो करने के लिए नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ के समझ लेंगे ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लो करने वाले नहीं है, ये क्वेश्चंस ये आपको और ज्यादा बूस्टअप करने वाले हैं कि भी और पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ना है ना। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर है, राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की तनख्वाह कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति कहाँ का अध्यक्ष होता है, ऐसे क्वेश्चन जो है करके, मैं भी चाहूँ तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कराते रहूं और आप बहुत अच्छे से कमेंट करते रहो और आपको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती रहे कि हाँ सर अपने को अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं, है ना, तो जो आपको आता है उसको पढ़ने से आप क्यों फिर अपना टाइम वेस्ट करोगे 1 घंटे का? इससे अच्छा ये टाइम आप अपना कहीं और इन्वेस्ट कर लोगे, है ना। अगर आप कुछ सेशन में सीखने आए हो तो कुछ आपको मिले कि हाँ सर आज कुछ सीख के गए हैं और कुछ क्वेश्चन आज हमने सीखा है, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए, और ऐसे ही क्वेश्चन से आप सीखते हैं चीजें। हाँ बिल्कुल, सेशन में आप कुछ सीखने आते हैं ना, टाइम पास में थोड़ी ना तो मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है कि मैं आपके पास टाइम पास करने आऊंगा, और ना आपके पास इतना टाइम है ना, आप भी प्रिपरेशन करो, आप भी प्रिपरेशन फेस में तैयारी हो, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप 1 घंटे का टाइम वेस्ट करोगे। तो ठीक है, तो दोनों लोगों का टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो, तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस एग्जाम मंच प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे कंटेंट ही देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, ठीक है। तो राज्यसभा, तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है, मतलब उसका जो वाइस चेयरमैन है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। जब वहां पर अगर वो जो है राज्यसभा का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसका राज्यसभा की कार्रवाई डिप्टी जो है आपका डिप्टी चेयरमैन संभाल लेता, कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए कैसे स्टेटमेंट से ये खेला जा रहा है यहाँ पर। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है ना, है ना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अरे यार, उपराष्ट्रपति को देता, असल में उपराष्ट्रपति है कौन, उपराष्ट्रपति है कौन? उपराष्ट्रपति गंगाधरी तो शक्तिमान है, उपराष्ट्रपति है कौन? देखिए उपराष्ट्रपति को लेकर आपको बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देगा। गंगाधरी तो शक्तिमान है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का जो राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है, वो असल में चेयरमैन को तो इस्तीफा देगा, और चेयरमैन असल में होता कौन है? उपराष्ट्रपति तो होता है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, जो गंगाधरी शक्तिमान है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस।
उपराष्ट्रपति के बारे में जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा दिमाग में लाइए गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, तो गंगाधरी शक्तिमान है, इस स्टेटमेंट से हमें याद रहेगा। जब कभी भी आए क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, तुरंत अलर्ट हो जाइए। तुरंत अलर्ट क्यों हो जाइए? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष को लेकर के आपको टस करके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं, ताकि आप एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो बिल्कुल आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन में इतना ही करते हैं, है ना।